नमस्कार दर्शकवृन्द, अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुप्रिया ढकाल। भारतका गृह मन्त्री अमित शाहले छिमेकी देशहरूसँगको सीमा विवादलाई लिएर कड़ा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले आफ्नो देशको सीमा अतिक्रमण गर्नु कुनै बच्चाको खेल नभएको भन्दै यस्तो गर्न खोज्नेले दण्डित हुनुपर्ने बताए। भारत र चीन बीच 1 महिनादेखि सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ़िरहेको छ। लद्दाखमा दुई देशका सैनिक बीच बारम्बार मुठभेड भएपछि अहिले दुवै देश वार्तामा छन्। पाकिस्तानसँग जम्मू कश्मीरलाई लिएर भारतको अन्त्यहीन संघर्ष छ। यसैगरी अहिले नेपालसँग पनि सीमा विवाद चर्किएको छ। नेपालले कालापानी लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत रुष्ट बनेको छ। उडिसा जान सम्भवको भर्चुअल र्यालीलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै शाहले कुनै देशको नाम नलिई भनेका छन्, हाम्रो समयमा पनि उरी र पुलवामामा आतंकवादी आक्रमण भए, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कति पनि समय खेर फाल्नु भएन। पाकिस्तानलाई एयर स्ट्राइक र सर्जिकल स्ट्राइकबाट जवाफ दिइयो। यसले सम्पूर्ण विश्वलाई महसुस गरायो कि भारतको बोर्डरमा छेडछाड गर्नु बच्चाको खेल होइन, अन्यथा तपाईँ दण्डित हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, अब फरक प्रसंग। भारतले नेपालसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा नलिएको त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। नेपालले सीमा विवादका बारेमा वार्ताका लागि पटक पटक प्रस्ताव गरे पनि भारतले कोभिड-19 को महामारी सकिएपछि मात्र छलफल गर्ने जवाफ दिएको छ। पछिल्लो समय दुई देशबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभागका बारेमा विवाद चुलिएको मात्र होइन, यी भूभागलाई नेपाल र भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेका छन्। यो अवस्थामा समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त विकल्प रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर वार्ताका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले टार्दै आएको छ। भारतले यसअघि नै नेपाल सामु वार्ताका लागि शर्त राखिसकेको छ। शर्तका रूपमा भारतले घुमाउरो पाराले नेपालद्वारा जारी नक्सा फिर्ता लिन दबाव दिएको देखिन्छ। भारतले कोरोना कहरकै बीच चीनसँग सीमा मुद्दामा वार्ता गरेको छ। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद समाधानका लागि भारतले चीनसँग सैनिक तहमा कोरोना कहरकै बीचमा वार्ता गरेको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार शनिबार भएको वार्ता सीमा समस्या समाधान केन्द्रित हुनुका साथै निकै सकारात्मक भएको छ। त्यसो त चीनसँग सीमा मुद्दामा तत्काल वार्तामा बसेर सहमति निकाल्नु भारतका लागि बाध्यात्मक भइसकेको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार केही सातादेखि सो क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच तनाव बढेको थियो। सीमा विवादकै बीच चीनिया सेनाले भारतीय सेनाको एउटा गस्ती टोलीलाई दिनभर नियन्त्रणमा लिएर छाडेको, सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनावकै बीच भारतीय सेनाले उत्तेजक गतिविधि गर्न थालेपछि चीनिया सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र भारतीय क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण सम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाएको जस्ता समाचार पनि बेला बखत प्रकाशनमा आएका थिए। यति मात्र होइन, विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारत सरकारलाई चीनिया सेना भारतीय भूमिमा आएर कब्जा जमाएको छैन भनेर विश्वास दिलाउन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका थिए। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल एच.एस. पनागले लद्दाख क्षेत्रका 3 भागमा चीनिया सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र कब्जा जमाएर बसेको खुलासा गरेका थिए। उनले भारतको केन्द्र सरकारले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न नचाहेको तथ्यलाई अन्यत्रै मोडेर प्रचार गरिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए। उनकै लेखको लिङ्कलाई ट्वीट गर्दै राहुल गान्धीले केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। यसबाट पनि भारत र चीन बीच सीमा विवाद कुन हदसम्म पुगेको थियो र सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच तनाव कुन हदसम्म पुगेको थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थाबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति पाउनु भारतका लागि जरुरी थियो। परिणामस्वरूप भारतले कोरोना कहरकै बीच चीनसँग सैनिक स्तरमा वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ। यता नेपालसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा भारत नै हावी हुने गरेको छ, किनकि चीनसँगको विवादमा भारतीय सेनाको गस्ती टोलीलाई नै चीनिया सेनाले अनधिकृत घुसपैठको आरोपमा नियन्त्रणमा लिने, सीमा क्षेत्रबाट निकै परसम्म खेद्ने गरेको पाइन्छ भने नेपालसँगको सीमा विवाद सतहमा आइपुग्दा भारतले जमिन कब्जा गरिसकेको हुन्छ। सुस्ता, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भएका सीमा विवाद मात्र होइन, पछिल्लो समय इलाम, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा बढ्न थालेको सीमा विवादमा पनि भारत हावी हुँदै गएको छ। नेपालीसँग लालपूर्जा भएको जग्गामा समेत भारतले कब्जा जमाउँदा पनि सरकार मुख दर्शक बनिरहेको हुन्छ भने सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल पनि माथिको आदेश भन्दै सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्न नदिने भूमिकामा सीमित रहन्छ। परिणामस्वरूप भारतले नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठाउँको सीमा मुद्दामा वार्ताको आवश्यकता महसुससम्म पनि गरेको पाइँदैन। नेपालसँगको सीमा विवाद सन्दर्भमा जमिन कब्जामा लिने र भोगचलन गर्न थालेको केही वर्षपछि राजनीतिक नक्सामा सुटुक्क
नेपालका उक्त भूभागलाई गाभ्ने भारतको रणनीति रहँदै आएको छ। चीनसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतको उक्त चाल सफल भएको पाइँदैन, किनकि भारत चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तुलनामा चीनिया सेना अधिक सुविधा सम्पन्न र सहज अवस्थामा रहेको पाइन्छ। सीमा विवादकै सन्दर्भमा भारतले चीनसँग वार्ता गर्न मिल्ने तर नेपालसँग भने कोभिड-19 को प्रकोप सकिएपछि मात्र वार्ता गर्ने भन्नुको अर्थ वार्ताप्रति भारतले इच्छा नराखेको र आवश्यकता नै महसुस नगरेको प्रश्न हुन्छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि यस्तै आशय प्रकट गर्दछन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, भारत चीनका सैनिक कमान्डर बीच सीमा विवादका बारेमा भेटेरै वार्ता भएको छ। भारत र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भर्चुअल समिट भएर 7वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यही भारतलाई छिमेकको नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिँ कोभिड सकिनुपर्ने अनि नेपालले वातावरण बनाउनु पर्ने। उल्लेखनीय छ, पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच राजनैतिक तहमा संवादहीनताको अवस्था देखिएको छ। दुई देशबीच सीमा विवाद चुलिएपछि भारतले नेपालसँग संवादहीनतालाई बढ़ावा दिँदै मानसिक दबाव थोपर्ने प्रयास गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य रिजालका अनुसार नेपालले आफ्नो संशोधित नक्सा जारी गरिसकेको छ र निशान छापमा नक्सा भएकाले मात्र संसदमा यो विषयलाई लैजानु परेको हो। संविधान संशोधन हुँदा भारतसँगको वार्तामा कुनै फरक पर्दैन। उनी भन्छन्, सीमा साझा विषय भएकाले संसदबाट पारित हुँदा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अडान बन्छ। नेपालले भारतसँग वार्ता गर्ने भनिरहेको र आफूसँग भएका सबै प्रमाण वार्ताको टेबलमा राख्न चाहेको उनको भनाइ छ। उनी प्रश्न गर्छन्, कसको साथमा दह्रो प्रमाणहरू छन् भन्ने कुरा त भारत वार्ताबाट पन्छिरहनुबाटै प्रष्ट हुँदैन र। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो आपका दिया हुआ हौसला है, आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन करने के लिए बंगाल के मैदान में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के विस्तार के लिए बंगाल के मैदान में नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है, हमारा सोनार बांग्ला फिर से बनाना चाहती है और हम एक मजबूती के साथ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। मित्रों, आज ये जो वर्चुअल रैली है, ये रैली टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपने अपनी विचारधारा का विस्तार करने में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जब विचारधारा का अपने स्वप्नों का विस्तार करना होता है तो जनसंपर्क और जनसंवाद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्य संस्कृति रहा कि जहां जहां जनादेश मिला, हमने हमेशा के लिए अपने हिसाब देने के लिए जनता के सामने हम जाते रहे। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, हम जनता के सामने गए और हमारा हिसाब दिया। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई, सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना। हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं और हमने जो किया है इसका हिसाब किताब देने में विश्वास करते हैं। कोविड के कारण जब 1 साल समाप्त हुआ तब हम सब सोचते थे कि क्या होगा इस बार, जनसंपर्क कैसे करेंगे, जनसंवाद कैसे करेंगे, जनता को हिसाब कैसे देंगे और जनता से इसकी इच्छा कैसे जानेंगे। मगर नड्डा जी ने एक अच्छा रास्ता निकाल दिया। ये मैं आज तीसरी वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, एक अद्भुत प्रयोग, सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब भी जनसंपर्क और जनसंवाद के भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये वर्चुअल रैली के लिए एक चैप्टर जरूर लिखने वाले ने रिजर्व करना पड़ेगा, इसका मुझे विश्वास है।
मैं आज जिस प्रकार से बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, 70,000 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाए हैं, दुनिया भर के बंगाल के लोगों को जोड़ा है, इनके एसोसिएशनों को जोड़ा है। मैं दिलीप घोष, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपका ये परिश्रम बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी का जरूर रंग लाएगा। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तब मोदी जी की सरकार का 1 साल समाप्त हुआ है। मोदी 2 का 1 साल समाप्त हुआ है, मगर मोदी 2 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से 2019 में फिर से जनादेश प्राप्त किया और उसका 1 साल समाप्त हुआ। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत की समस्याओं का समाधान करने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के 6 साल रहे हैं। और ये 6 साल के अंदर स्केल भी बदला है और स्किल भी बदली है। हर तरीके से नए भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। जब मोदी जी को नेता चुना गया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के नाते संसद के सेंट्रल हॉल में था। मुझे आज भी मोदी जी का पूरा भाषण याद है। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मेरी सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश लेकर आई है, वो गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। दूसरे दिन अखबारों ने, ढेर सारे अखबारों ने अपने कमेंट्स लिखे थे कि सब ऐसा कहते हैं मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। मैं सबको आज कहना चाहता हूं, 6 साल हो गए, पीछे मुड़कर देखिए 60 करोड़ गरीबों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने सबसे पहले 60 करोड़ गरीबों के घर में, जिनके पूरे परिवार के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया और ये जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट पहुंचाया। 31 करोड़ बैंक अकाउंट